अभी सरकार की तरफ से कुछ भी दावे किए जा रहे हों, लेकिन पंचायतों में मनरेगा के तहत काम करने वाला जो अस्थायी कर्मचारी है उस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। पहला तो ये कि उसमें जो लोग नौकरी कर रहे थे, जिनको आप रोजगार सहायक कहते हैं, उनकी पिछली सारी नौकरी शून्य हो गई है। नोटिफिकेशन यही कहता है। 1 जुलाई 2026 से नए सिरे से लॉन्च हुई है, यानी कि जो पिछली सेवाएं थी उनकी खत्म, अब नए सिरे से 1 जुलाई 26 से उनकी नौकरी बीजी राम जी में चलेगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि जिसको जो मिल रहा था वो मिलता रहेगा जब तक कि कोई और निर्णय नहीं कर लेती। ये बात सरकार ने प्रचारित नहीं की है, ये नोटिफिकेशन में है। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा बदलाव उसमें जो हुआ है कि अभी तक मनरेगा के अंदर मजदूरी की सारी राशि केंद्र सरकार देती थी, अब वो उसमें 40% हिस्सा राज्य को भी देना पड़ेगा, यानी 60 और 40 का रेशो उसमें भी मनरेगा में भी लागू हो गया है, जो पहले नहीं था। अब इसका असर ये पड़ेगा कि जब मनरेगा जो केंद्र पूरा खर्च उठाता था अभी तक, अब उन्होंने उसका 40% राज्यों पर डाल दिया। अब राज्य जो पहले से ही आर्थिक संकट में से गुजर रहे हैं, कर्ज लेकर सरकारें चला रहे हैं, वो ये 40% का बोझ कैसे उठा पाएंगी? निश्चित रूप से नहीं उठा पाएंगी। तब क्या होगा? तब ये होगा कि मनरेगा धीरे धीरे विदाई की तरफ चली जाएगी। ये सबसे बड़ा खतरा है और यही नहीं बताया जा रहा। हमारे कृषि मंत्री जो पंचायत एवं ग्रामीण विभाग से जुड़े हुए हैं, केंद्रीय आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, बहुत अच्छा भाषण देते हैं। आजकल बीजी राम जी पर भी बहुत सारा कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उसकी सच्चाई वो नहीं बता रहे। वो अपने चिर परिचित लहजे में सिर्फ और सिर्फ ऐसी खुशहाल योजना के रूप में परोसा जा रहा है कि जैसे कि इससे पहले की जो मनरेगा थी उसने इस देश को बर्बाद कर दिया था। अब जो बीजी राम जी आई है वो पूरा सब कुछ बदल देगी, जबकि सच्चाई हमने आपको बता दी कि जो 40% का बोझ राज्यों को ऊपर डाला है, वह 40% का बोझ राज्य उठा नहीं पाएंगे, इसलिए मजदूरों को भी काम नहीं मिलेगा। कहा जा रहा है कि हमने उसमें पहले 100 दिन की गारंटी थी, हमने 125 दिन की गारंटी कर दी है, मजदूरी 300 रुपए की है। मजदूरी में 20 रुपए की बढ़ोतरी करके बीजी राम जी लागू की गई। अब सवाल ये उठता है कि भाई 125 दिन की मजदूरी जो पहले 100 थी, उसमें आपने 25 दिन की काम की बढ़ोतरी की है पिछले 15 साल सरकार चलाने के बाद, जबकि मनरेगा से जुड़े हुए संगठन आपसे एक मांग कर रहे थे शुरू से। वो मांग ये थी कि मनरेगा की मजदूरी को कलेक्टर दर से जोड़ा जाए, यानी मनरेगा में कलेक्टर दर पर मजदूरी दिलाई जाए, जिसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, उसको जोड़ा ही नहीं। दूसरी मांग क्या थी कि मनरेगा के तहत जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उनकी नौकरी को सुरक्षित करके उनको एक सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। तीसरी मांग क्या थी? तीसरी मांग ये थी कि जॉब कार्डधारी परिवार के हर सदस्य को काम मिलना चाहिए और ये जो काम के दिन है वो 200 दिन किए जाने चाहिए। तो आपने 200 दिन के काम की गारंटी देने की बजाय आपने 125 दिन किए हैं, लेकिन ये 125 दिन करके आपने राज्य सरकारों पर के हवाले कर दिया है और राज्य सरकार आपको काम देने से मजदूरों को काम देंगी नहीं। नतीजा ये होगा कि बीजी राम जी हम लोग के जरिए उस मनरेगा को, जिसने ग्रामीण गरीबों को रोजगार से जोड़ा था, उनके रोजगार को छीना गया है।
हकीकत यही है कि 1 जुलाई से बड़ा बदलाव आया है। आप जो भी मनरेगा या पंचायतों से जो भी कर्मचारी हैं वो इस बात को समझें और इस पर इसके खिलाफ अपने अधिकार के लिए एकजुट होने का काम करें। मीठे मीठे भाषणों से जिंदगियां नहीं चलती है। सरकार सिर्फ मीठे मीठे भाषण देती है, भाषणों के जरिए आपके जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश कर रही है, जो हो नहीं सका है अभी तक। दूसरा बदलाव उसका ये हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो हमारे छात्रावास है जनजातीय क्षेत्रों में 4000 के करीब छात्रावास हैं, जिसमें बड़ी संख्या में अंशकालीन कर्मचारी काम करता है, हजारों की संख्या में। सरकार ने उन छात्रावासों को ठेके पर देने की, आउटसोर्स पर देने की नीति बना ली है। वो भी बहुत जल्दी लागू होने वाली है। अब छात्रावासों को ठेके पर देने का नतीजा क्या निकलेगा? होगा ये कि वहां पर जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों को जो गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलना है, जो उनके रहन सहन की जो व्यवस्था होनी है, उसमें बहुत बड़े स्तर पर गिरावट आएगी। क्योंकि कोई भी ठेकेदार जब ठेका लेगा किसी छात्रावास का तो वो पहले अपना मुनाफा देखेगा, उसके बाद बच्चों की चिंता करेगा। और वहां पर जो हमारा अंशकालीन कर्मचारी काम करता है, जो कम पढ़ा लिखा है, बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, वो एक तरीके से ठेकेदारों का गुलाम हो जाएगा, जिसको 5000 रुपए वेतन मिलता है। छात्रावासों के ठेके पर जाने के बाद ये ठेकेदार वही काम 2000-3000 रुपए में कराएंगे, जैसा कि पंचायतों के चौकीदार ब्रथ पंप ऑपरेटर से कराया जा रहा है। ये दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है जो बहुत चिंताजनक है। यदि छात्रावास ठेके पर चले गए तो आप कल्पना कीजिए कि ये रोजगार की, छोटे रोजगार की जो बची खुची उम्मीदें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। तीसरा, आप लगातार सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, फिर एक बार हम आपको बता देते हैं कि सरकार 1 साल पहले मध्य प्रदेश के 10 जिला अस्पतालों को ठेके पर देने का निर्णय ले चुकी थी, जिसका थोड़ा सा विरोध हुआ तो वो जिला अस्पताल ठेके पे देने वाला फैसला थोड़ा रोका हुआ था। लेकिन हाल ही में उन्होंने 3 जिलों के 28 से ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को ठेके पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो ये बताती है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरीके से ठेके पर देने की तरफ बढ़ चुकी है। मतलब 10 जिला अस्पतालों को ठेके पर देने का निर्णय पहले हो चुका है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को ठेके पर देने का निर्णय अभी हुआ है, यानी सब कुछ मध्य प्रदेश में ठेके पर जाने वाला है। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जहां सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। अगर जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये ठेके पे चले जाएंगे तो वहां पर जो अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी काम करता है, उसकी क्या स्थिति हो जाएगी आप कल्पना कीजिए और सोचिए। और आने वाली पीढ़ी को आप क्या बचेगा उसके लिए ये भी सोचिए, ये सोचने का विषय है। चौथा, स्कूलों के बारे में आपको पता ही है कि जो सीएम राइस खोले जा रहे हैं, सीएम राइस के आड़ में, जिसको आजकल शांतिपूर्ण विद्यालय कहा जा रहा है, उसकी आड़ में हजारों की संख्या में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। स्कूलों के बंद होने से 3 तरह के रोजगार खत्म हो रहा है। एक तो शिक्षकों का रोजगार तो खत्म हो ही रहा है, अतिथि शिक्षकों का रोजगार भी खत्म होगा। उन स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन बनाते हैं, वो मध्याह्न कर्म रसोईया, उनका रोजगार खत्म होगा। उस स्कूलों में जो चतुर्थ श्रेणी का जो चपरासी है, अंशकालीन हो या एसएमडीसी से हो, उसका रोजगार भी खत्म होगा। और सरकार भी तय कर चुकी है कि उसे ये सब कुछ जो 70 साल में बना है वो सबको खत्म करना है।
और या ठेके पे देना है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरीके से मुक्त होना चाहती है और वो इस तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। चिंता का विषय ये है, कहीं कोई रहम नहीं, कहीं कोई तरस नहीं। इसी के साथ साथ श्रम कानूनों को भी बड़े स्तर पर बदला जा रहा है, जिसके बारे में पहले काफी चर्चाएं हो चुकी हैं और चर्चा हो भी रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी जो 4 लेबर श्रम संहिताएं हैं उनको लागू करने की दिशा में काम कर रही है। अभी ईपीएफ वाली संहिता को ने फाइनल किया है। उस ईपीएफ की संहिता में स्पष्ट है कि आपको केंद्र ने कि उन्होंने एक 15,000 के न्यूनतम मतलब बेसिक को तय कर दिया है। मतलब पीएफ में सिर्फ न्यूनतम 18,000 जमा होगा। कोई भी कंपनी मालिक या ठेकेदार 18,000 से ज्यादा जमा नहीं करेगा। ये भी एक तरीके से आउटसोर्स ठेका श्रमिक और कर्मचारियों के ऊपर के लिए ही नुकसानदेह है, ये कंपनी के हित में है। तो इस तरीके से सरकार पूरी तरीके से मध्य प्रदेश को का कंपनीकरण ठेकाकरण करने की तरफ तेजी से बढ़ रही है और निर्णय ले चुकी है और इसके लिए धड़ाधड़ बैठकें भी हो रही है और निर्णय भी हो रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में किसी दूसरे देश के एक डेलीगेशन आया तो जो मुख्यमंत्री जी से उनके निवास पर मिला था, वो फोटो डले हुए उनके पेज पे। उन्होंने बिजली सेक्टर में और दूसरे भी अन्य क्षेत्रों में उनसे एग्रीमेंट किया, यानी कि मध्य प्रदेश को विदेशी कंपनियों को भी बेचा जाने का एक तरह से रास्ता बना लिया है। हम फिर एक बार विदेशी कंपनियों के पूंजीपतियों के गुलाम हो रहे हैं और बना दिए जा रहे हैं। हम इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को कोई लेना देना भी नहीं है। कहीं से कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठ रही है। आवाज इसलिए नहीं उठ रही क्योंकि ये समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं। जब समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर हमले होते हैं, उनके रोजगार खत्म होते हैं, उनके वेतन कम किए जाते हैं, कम वेतन पर उनसे काम कराया जाता है, तो बड़े लोगों को जिनके पास सब कुछ है, जिनके पहले से उनके पास सारे संसाधन हैं, आर्थिक रूप से वो समृद्ध हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो चाहते हैं कि जितने सस्ते में कर्मचारी मिले, जितने सस्ते में मजदूर मिले, उतना अच्छा है। इसलिए कोई आपके बारे में बोलता नहीं है। लेकिन ये बहुत मुश्किल समय शुरू हो रहा है। अस्थायी कर्मचारियों से किस स्थिति में मध्य प्रदेश में काम कराया जा रहा है, ये आप लोगों से छिपा नहीं है। पंचायतों में 3,000 रुपए तक मिलते हैं, अंशकालीन को 5,000 रुपए तक मिलते हैं, योगा सिखाने वालों को 4,000 5,000 रुपए मिलते हैं और ये अधिकतम 7,000 8,000 तक वेतन है। आउटसोर्सिंग में भी हाँ कुछ जैसे भोपाल इंदौर कहीं वेतन 10 11 12,000 तक है, जो भी न्यूनतम है। एक बढ़ती ही महंगाई में इसको आप वेतन नहीं कह सकते। ये एक तरीके से भुखमरी वाला वेतन है जो आपको दिया जा रहा है। हम लोग इसीलिए एक सामूहिक संघर्ष को विकसित करने की तरफ काम कर रहे हैं पिछले 3 साल से। और हमको ये मालूम है कि, और हर किसी को ये मालूम है कि ये जो पूरा सरकार की तरफ से लिए गए जो निर्णय हैं, उनका जो नीतिगत फैसला है कि मुफ्त में काम कराने वाला, यह फैसला तभी बदलवाया जा सकता है जब सारे विभागों के लोग एक साथ आकर एक स्वर से इस नीति के खिलाफ बोले। और इसलिए हम संयुक्त संघर्ष को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कुछ हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं। धीमे धीमे ही सही हम लोग आगे बढ़े हैं। आउटसोर्सिंग की सरकारों ने जो आउटसोर्सिंग वाली व्यवस्था लागू की है, ये कोई कर्मचारियों के हित के लिए लागू नहीं की है। ये पूरी तरीके से सरकारी खजाने को, सरकारी संसाधनों को लूटने के लिए लागू की गई है, सिर्फ लूटने के लिए।
अगर इसकी कभी इसके खिलाफ कहीं असंतोष पैदा होता है, कहीं कोई शिकायत होती है, तो बेचारा मारा जाता है छोटा कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग में लगा है। और इसे दो ताजे घटनाक्रमों से आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। दो ताजे, एक बहुत चर्चित है जिस पर पूरे देश में बहस चल रही है, पूरे देश में बहस चल रही है। उन दो उदाहरणों से आप समझिए कि आउटसोर्सिंग किस लिए लागू की गई। पहला है पेपर लीक वाला। पेपर लीक क्या है? पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है? भले ये इसके लिए ठीक आंदोलन भी हो रहे हैं, सब तरफ पेपर लीक चल रहा है। जो नीट का जो पेपर लीक हुआ था वो एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें पास होने के बाद बच्चों को डॉक्टर बनना था। 22 लाख बच्चे परीक्षा दिए थे। ये सारी चीजें आपको पता है। ये मतलब डॉक्टर बनने वाले बच्चों की नीट थी जो संपन्न परिवारों के बच्चे थे। इसलिए जब नीट का पेपर लीक हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में हाय तौबा मच गई। हाय तौबा मची, आंदोलन चल रहा है, अभी तक चल रहा है। एक पार्टी भी बन गई सोशल मीडिया पर और इस पर उस पर चल रहा है। लेकिन इस पेपर लीक की जड़ में क्या है ये समझने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने एक देश एक परीक्षा के नाम पर जो वातावरण बनाया था, उसी वातावरण के तहत उन्होंने एनटीए का गठन किया, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी करके जो एक संस्था बनाई। एनटीए क्या कर रहा है? एनटीए की जिम्मेदारी है परीक्षा लेना। अब एनटीए क्या करता है? एनटीए कंपनियों को ठेका देता है कि भाई आप हमारी ये परीक्षा कराएं। कंपनी को नीट का पेपर कराने की जिम्मेदारी ये कंपनी को दे दी। उस कंपनी ने क्या किया? उस कंपनी को जितने में भी ठेका मिला वो फीस वीस सब ले रहा है, सब कुछ है, लेकिन लिया किया। उसने पेपर बनवाया, पेपर पहुंचाया। ओके, अब उसको मान लीजिए सरकार के एनटीए से उसको 10 करोड़ रुपया मिलना है। तो वो कंपनी तो मुनाफा कमाने के लिए आई है, वो धंधा करने के लिए आई है ना। तो मान लीजिए एनटीए उसको 10 करोड़ रुपया दे रहा है पेपर कराने का, और उसी कंपनी को अगर नीट का पेपर लीक करने से 50 करोड़ रुपया मिलता है तो वो क्या करेगी? वो 10 करोड़ जाए भाड़ में, वो 50 करोड़ का पहले पर ध्यान देगी। और उसने पेपर लीक कर दिया। काय के लिए किया? अपने मुनाफे के लिए करवा दिया उसने। पूरा उनका नेटवर्क होता है, मास्टर होते, जो कुछ भी था उसने करवा दिया, क्योंकि उन्हें बड़ा मुनाफा चाहिए था ना, कर दिया। और ये कोई आज पहली बार नहीं हुआ था, अभी 2026 में 24 में भी हुआ था। हमने 2024 में इस संबंध में एक पोस्ट भी लिखी थी, तो ये हुआ था। तो आप, मेरा सवाल ये है कि एक सरकार है, इस सरकार के एक बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री है, विश्व गुरु है भारत, सब कुछ है। बड़े बड़ी भाषण कहते हैं 47 में हम ये हो जाने वाले हैं, फलाने ढिमके हो जाने वाले हैं। तो एक सरकार अपनी एक परीक्षा की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो उसे सरकार कहना चाहिए क्या? तो एक सरकार अपने संसाधनों से अपने दम पर एक परीक्षा नहीं करा सकती। और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी। जब पहले सरकारें परीक्षा कराती थी तो जिम्मेदारी सरकारों की होती थी, लेकिन अब उनने सब कंपनियों ठेकेदारों को दे दी है। नतीजा आपके सामने है, पेपर भी लीक होते हैं, परीक्षाएं भी रद्द होती है, रिजल्ट भी नहीं आते हैं और भर्तियां भी नहीं होती हैं। सारी भर्ती परीक्षाएं, सारे एडमिशन परीक्षाएं कंपनियां और ठेकेदार करा रहे हैं। तो ये सब होना है, क्योंकि वो कंपनियां और ठेकेदार तो आपसे मुनाफा कमाने आए, आपको लूटने आए हैं, देश सेवा करने नहीं आए, ये बात समझिए। तो ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है राम मंदिर में चंदा चोरी का। ये भी बहुत गंभीर विषय है। राम मंदिर जो देश के कर नागरिकों की
सारे हिंदू धर्म की, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, आस्था से जुड़ा हुआ है। इन हिंदुओं ने वहां पर करोड़ों अरबों रुपए का चंदा दिया। सरकार ने वह ट्रस्ट बनाया, सरकारी ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट पर जो चढ़ोतरी होती है, उस चढ़ोतरी की गिनती की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की। अब सरकार का क्या है? बैंक। तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वहां जो चढ़ोतरी होती है, दान आता है, उसका हिसाब किताब रखना था, उसकी गिनती करनी थी, बैंक में जमा कराना था। ये सिंपल सी बात है। किसको करानी थी? बैंक को। जब बैंक को सारा कुछ कराना था तो बैंक ने अपने कर्मचारी क्यों नहीं लगाए हुए वहां? अगर बैंक का परमानेंट कर्मचारी उस गिनती के काम में होता, चंदे के रखरखाव की देखभाल करता, तो वो बेईमानी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो उसको डर रहता नौकरी जाने का, बदनाम होने का, और उसके परिवार के बिखर जाने का। क्योंकि उसको तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, 1.5 लाख 2 लाख, तो वो बेईमानी क्यों करेगा? वो बेईमानी नहीं करता, और किसी तरीके की बेईमानी में शामिल होता। तो फिर बैंक ने क्या किया, या बैंक से क्या करवाया गया कि मंदिर की चंदा चोरी का, कि मतलब मंदिर में जो चंदा आता है, जो चढ़ोतरी आती है, चढ़ावा आता है, उसका ठेका दिया गया बनारस की एक कंपनी को, हायर की गई एक कंपनी। उस कंपनी ने कुछ एम्प्लॉय अपने यहां रख लिए। ये स्वाभाविक है, जिसकी सरकार होती है या जिसकी संस्था होती है, उसकी सिफारिश से कर्मचारी रखे जाते हैं, ये सबको पता है। तो उस कंपनी SBI ने कंपनी हायर की, कंपनी ने कुछ कर्मचारी रखे। वो कर्मचारी चाहे चंपत राय की सिफारिश से या बीजेपी के नेताओं के या मंत्री संतरी मुख्यमंत्री की सिफारिश से रखे हुए कर्मचारी रखे गए, जिनको 8,000 रुपए 10,000 रुपए वेतन मिलता था। वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे, जो राम मंदिर के चढ़ावा की गिनती करते थे। 10-12 लोग थे, मतलब पूरा ठेके पे है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी अयोध्या में बड़ी संख्या में काम करते हैं, साफ सफाई का ये वो एजेंसी कोई। लेकिन चिंता का विषय ये है कि चढ़ावा, चढ़ोतरी जैसे करोड़ों की राशि भी आपने एक एजेंसी, ठेकेदार के हवाले कर दी, और उनके लोग इसको गिन रहे थे। नतीजा क्या निकला? आपके सामने है कि हजारों करोड़ की चोरी हुई। अब वो आउटसोर्स कर्मचारियों की इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती कि वो अपने अकेले उसको चोरी को कर ले। निश्चित रूप से उसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे। बैंक इसलिए बच गई, बैंक को आउटसोर्सिंग की एक पॉलिसी बनी है, उन्होंने कहा हमने तो कम एजेंसी को दे दिया, कर दो एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड। अब होगा यही कि जिस एजेंसी ने चंदे का हिसाब किताब की जिम्मेदारी ली थी, वो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी। 8-10 लोग को पकड़े गए, वो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, बाकी सब शांत हो जाएगा कुछ दिनों में। ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था इसलिए लागू की गई थी सिर्फ लूट के लिए, सिर्फ लूट के लिए। और अब आप देख लीजिए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो एजेंसियां हैं, वो सरकार से मिलकर आपके वेतन में चोरी कर रही हैं, आपके भविष्य को बर्बाद कर रही हैं, पूरे सरकारी खजाने को लूट रही हैं, और जितने जहां जहां जिस स्तर पर भी भ्रष्टाचार कर सकती हैं वो कर रही हैं। पेपर लीक पहला उदाहरण, राम मंदिर में चंदा चोरी दूसरा उदाहरण। और भी हैरानी की बात है कि ये आउटसोर्सिंग में देखो किस तरीके का वो स्तर पर चोरी हो रही है, और सब ठेकेदार और मंत्री और संतरी मिलकर कर रहे हैं। ये जो अभी ये जो ATM में जो नोट भरने के लिए जो कर्मचारी जाते हैं, वो भी आउटसोर्स वाले हैं। अभी राजस्थान का एक मामला है, हमने डाला है पेज पर, 1 करोड़ रुपया लेके वो कर्मचारी भाग गए। क्यों भाग गए? उन्हें क्या है, वो कोई कर्मचारी तो थे नहीं, 8,000 की नौकरी कर रहे थे। एक न एक दिन तो ये ऐसा पहले भी 2-4 बार हो चुका है। वो 1 करोड़ रुपया लेके भाग गए। अब आदमी भूखों तो मरेगा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, होगी सो देखी जाएगी। उन्होंने जो मशीनों में डालने के लिए जो नोट मिलते थे, उसमें से 1 करोड़ रुपए लेके चले गए। होगा क्या, वो जो एजेंसी थी, जो कंपनी थी, वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी, और लीपापोती होकर ये भी मामला शांत हो जाएगा। लेकिन यहां विचारणीय विषय ये है कि जो सरकार नोट मशीन में डालने के लिए, ATM मशीनों में डालने के लिए अपने कर्मचारी नहीं भेज सकती, अपने कर्मचारी नहीं रख सकती, तो वो सरकार क्या है? करना क्या चाहती है वो सरकार?
कम से कम नोट जैसी महत्वपूर्ण जगह पर तो सरकार के अपने कर्मचारी होने चाहिए जो बेईमानी नहीं करेंगे। मंदिर जैसी जगह में तो जहां अथाह चढ़ोतरी आती है वहां तो सरकार SBI के कर्मचारी रहने चाहिए थे, लेकिन नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि, और इस सवाल को कोई उठाता भी नहीं है कि आखिर ये सरकार कर क्या रही है। आपके पास बैंकों में नोट मशीनों में नोट डालने वाले कर्मचारी नहीं है, बैंक की भर्तियां पूरी तरीके से बंद है, जबकि बैंक एक ऐसा सेक्टर था जिसमें बड़ी संख्या में नौकरियां मिलती थी, वो नौकरियां खत्म। क्लास 4 पूरा आउटसोर्स में रहता है बैंकों में। कैश का ले जाने लाने का काम ठेके पर है आपका, सभी जगह है। रेलवे में ज्यादा से ज्यादा नौकरी निकलती थी, पूरा ग्रुप डी की नौकरियां ठेके पे दे दी आपने। स्टेट गवर्नमेंट की, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की स्थिति तो यह है कि इनके पास तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, एक चपरासी तक नहीं है, सारा का सारा इन्हें अस्थायी आउटसोर्स पे दे दिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जिन सरकारों के नेताओं के भाषण सुनते हैं उनसे एक सवाल तो करें, हम उनसे एक बात ये तो पूछें कि आखिर आपको हम चुनते हैं तो किस लिए चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि आप हमारे ही लोगों को गुलाम बना लें, उनको आप उतना भी नहीं दें जितने की वो हकदार है, जितना आप तय करते हैं न्यूनतम वेतन जो आप सरकार तय करती है वो भी नहीं दें। तो न्यूनतम वेतन से भी कम पे काम कराने की जो मध्य प्रदेश में परंपरा है वो बहुत खतरनाक है, बहुत गलत है जो सरकार कर रही है। अभी सरकार एक ECC लानी, समान नागरिक संहिता कानून लेके आने वाली है मानसून सत्र में। ऊपर से सुनने में अपने को बहुत अच्छा लगता है समान नागरिक संहिता, हमको भी लगेगा अरे हर नागरिक एक समान होगा अब मध्य प्रदेश में। हमको मांग भी करना चाहिए कि ठीक है सारा आदमी को, हर व्यक्ति को एक समान अधिकार होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में है क्या, एक चपरासी होता है, छोटी सी नौकरी है चपरासी, छोटी सी। मध्य प्रदेश में 10 तरीके के वेतन पर 10 तरीके के नामों से चपरासी काम करते हैं। जो सरकार चपरासी को, ग्रुप डी को, चतुर्श्रेणी कर्मचारी को एक समान नहीं रख पाई है, उन्हें एक समान वेतन नहीं दे पा रही है, उन्हें एक समान सुविधाएं नहीं दे पा रही है। ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, छोटी सी नौकरी की, जिसमें बहुत गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी परिवारों के लोग काम करते हैं। ग्रुप डी की उन्हें आप एक समान नहीं कर पाए हैं, और पूरे मध्य प्रदेश की जनता को आप समान नागरिक संहिता लागू करके एक समान तरीके से जीने की बात कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। अगर आप सब नागरिकों को एक समान रखना चाहते हैं तो वो समानता तो लोगों के आर्थिक आधार पर वो समानता आनी चाहिए ना। बाकी तो हमारे पास सबके पास समान अधिकार है। मुसलमान अपनी मस्जिदों में पूजा पाठ कर इबादत करता है जो कुछ भी है, हम अपने मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। हमारे पास धार्मिक समानता है, हमारे पास सबके पास, हमारे पास सामाजिक समानता भी है सबके पास, लेकिन आर्थिक समानता का अभाव है। क्या ये सरकार UCC लागू करते समय इस आर्थिक समानता का अधिकार सब नागरिकों को देगी? नहीं देगी, इसकी बातें नहीं करेगी। आप देखना, अभी मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे 4-5 दिन पहले UCC पे, तो कह रहे थे कि एक प्रदेश में 2 तरीके के कानून नहीं चल सकते, कि इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, फलाने के लिए ये, ढिमके के लिए। अब हम सबको एक कानून के अंदर रखने की काम करेंगे। रखिए ना भाई, एक समान कानून में सबको बांधिए, सबको आर्थिक समानता का अधिकार दीजिए। इससे बड़ा UCC कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा करने की इनकी औकात नहीं है, ये ऐसा नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि ये पूंजीपतियों के, रईसों के, धन्ना सेठों के नौकर हैं, उनके लिए काम करते हैं। इसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। तो साथियों, आज बहुत दिन बाद हम आपसे मिले, बातचीत की, आप इस चर्चा को शेयर करें, आप मिलते रहेंगे, मानसून का मजा लीजिए, और जो हमारी संयुक्त संघर्ष की जो रणनीति है, उस रणनीति से
पर चलिए, हालांकि मध्य प्रदेश में हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों में कुछ लोगों को जितनी समस्या आउटसोर्सिंग व्यवस्था से नहीं है, जितनी समस्या कम वेतन मिलने से नहीं है, जितनी समस्या उनकी नौकरी में असुरक्षा से नहीं है, उससे ज्यादा समस्या ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के सक्रिय रहने से है। और इसलिए तमाम तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, तमाम तरीके के ऐसे कोशिश कर रहे हैं लोग एआई से पोस्टर बना बना के डालकर कि जैसे अब वो आएंगे और आउटसोर्स को तो एक दिन में खत्म कर देंगे और फिर कर देंगे, वो कर देंगे, चल रहे। ये इस तरीके के भी भ्रम फैलाने की भी कोशिश हमारे बीच में होने लगी है और कर भी रहे लोग। और ये भ्रम फैलाया इसलिए जा रहा है कि हम लोगों ने जो सामूहिक एकता जो बनाई है उसे वो तोड़ना चाहते हैं विवादीय आधार पर। हम लोगों ने क्या किया है पिछले 3 साल में, हमको बहुत लंबा समय नहीं, 3 साल में, 3 साल का हम ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चे का की उपलब्धि ये है कि हम लोगों ने मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चे को आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के सवालों को चर्चा के केंद्र में लेके गए। हमने पूरे मीडिया को यह समझा दिया था कि ये भी एक मुद्दा है, ये भी कर्मचारी है जो सरकार का काम करते, इनकी बात कीजिए। इन 3 सालों में कितनी डिबेटें हुई, कितनी मार्मिक स्टोरियां चलाई चैनलों ने, अखबारों ने छापी, पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा, पहले कभी नहीं हुआ। और ये इसलिए संभव हुआ कि हमने इस मुद्दे को जिस तरीके से उठाया और उसकी सरकार की नीतियों से जोड़कर हम इसको लेके आगे चले, मीडिया को भी हमारा मुद्दा सही लगा और उन्होंने इसे लोगों तक पहुंचाने में पूरा का पूरा सहयोग दिया। इतनी ऐतिहासिक, इतनी बढ़िया स्टोरियां कभी नहीं। और जो हम लोग जितने भी हमारा मोर्चे के साथ लोग काम कर रहे थे, वो उसमें काम करने वाले लोग संघर्ष करना सीखे, बोलना सीखे अपनी दम पर, और दमदारी के साथ बोल रहे हैं। अभी हाल में ही 29 और 30 जून को ये जो स्कूलों के हमारे व्यावसायिक शिक्षक हैं, आउटसोर्स व्यावसायिक शिक्षक हैं, उन्होंने भोपाल में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। एक तरीके से डीपीआई को झुकना पड़ा। क्या चैनलों ने कवरेज किया, मध्य प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय चैनलों तक कवरेज किया। उनके वेतन में भी चोरी हो रही थी, कंपनियां उनको भी प्रताड़ित करती हैं, वो लड़ना सीखे। उस पूरे मूवमेंट का जो नेतृत्व कर रहे थे जो हमारे संयुक्त मोर्चा के जो पदाधिकारी है, जगदीश परमार, शरद प्रजापति, वो कर रहे थे। हमने ये किया है, हमने अपने आंदोलनों के जरिए तमाम सारे संगठन, हमारे बैंक मित्रों का संगठन, हम लोगों ने हमारे आंदोलन के साथ जुड़कर वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें लड़ना सीखा, एकजुट हो रहे हैं। उनका आज सबसे मजबूत संगठन बना। राजस्व सर्वेयर हमारे साथ आए, लड़ रहे हैं। सरकार कितना भी अन्याय करे वो भी लड़ रहे हैं। अंशकाली हमारे साथ आए, बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। सरकार नहीं करती कोई बात नहीं है। पंचायतों के चौकीदार, ब्लड पंप ऑपरेटर लड़ रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के हों या दूसरे विभागों के, हमारे साथ जो खड़ा हो गया, इस मोर्चे के साथ जो आ गया, उसने बोलना सीख लिया, लड़ना सीख लिया। वो लड़ रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, अलग अलग जगह आंदोलन करता है, धरना देता है, प्रदर्शन करता है, ज्ञापन देता है, हड़ताल भी करता है। हमने 3 साल में ये बदलाव किया है और इसी ने सरकार को चिंतित किया और सरकार समर्थित संगठनों को भी चिंतित किया। इसलिए वो भी सक्रिय हुए हैं और वो इस पूरे आंदोलन को, जो एक सही दिशा में चल रहा है, 2027 में ये आंदोलन बहुत बदलाव की तरफ जाएगा, सरकार को मजबूर कर देगा। और मजबूर हम ही लोग कर सकते हैं कि कुछ सुधार कीजिए इसमें। सरकार सुधार करने के लिए मजबूर भी होगी और हर किसी को जिसको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है उसे न्यूनतम वेतन देने के लिए भी मजबूर होगी, क्योंकि हमारे संघर्ष की दिशा सही है। हमारे पास संघर्ष की भाषा है। हम किसी नेता के आगे पीछे घूमने वाले लोग नहीं हैं। हम किसी की मेहरबानियों से भी हमने संगठन नहीं बनाया। अब कई लोग आएंगे जिसने संगठन बना लिया, रहे अब तो ये आउटसोर्स कर्मचारी जाके अब हम भी एक आउटसोर्स संगठन बना लेते हैं, थोड़ा सा चंदा कर लेंगे, थोड़ा ज्ञापन दे देंगे, ज्ञापन दे दिया और कर लिया और बन गया संगठन। ऐसे ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। क्यों? क्योंकि यह
सरकार की उस पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई है जो पिछले 20 साल से इस देश के अंदर लागू की गई है। इस पॉलिसी को बदलवाने की लड़ाई है और इससे वही व्यक्ति, वही संगठन लड़ सकता है जिसके पास इस पॉलिसी को समझने वाले लोग हों और इस पॉलिसी के खिलाफ सरकार पर दबाव डालने की क्षमता हो, सरकार जिससे डरे। हमें ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे जो ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा की जो टीम है उससे सरकार चिंतित भी है, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को लगाया है हमारे लोगों को तोड़ने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए। लेकिन अब ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस आंदोलन को धीमा न पड़ने दें, किसी तरीके से भ्रमित न होने दें। ये कोई एआई से पोस्टर बनाकर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक स्तर पर लड़ी जाने वाली लड़ाई है और वैचारिक स्तर पर वही लड़ाई को लड़ सकता है जो विचारों को समझता है। तो साथियों, अब आपसे हम मिलते रहेंगे फेसबुक पे अपने इसी पेज पर। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पेज को शेयर करेंगे, आज की चर्चा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे और अपने साथियों से इस पेज को फॉलो करने के लिए भी कहेंगे। आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस आउटसोर्स की आवाज पेज पर आप एकजुट हो जाइए, क्योंकि यहीं से ये आंदोलन विकसित हुआ था और यहीं से ये आंदोलन जीता जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।